मोहन जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जितने लोग भी लाइव जुड़ चुके हैं जीके की इस क्लास में, ये हमारी नेशनल जीके की क्लास नंबर थर्ड है। नेशनल जीके की क्लास नंबर, जो लोग इस क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट, और लाइक कर दें, और साथ साथ में शेयर भी करते रहें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये क्लास नेशनल जीके के लिए है, जिसमें आप लोगों को मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इसके अलावा अदर जीके मिसलेनियस जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले करवाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रहे आपका एग्जाम या तो एचएसएससी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, दिल्ली पुलिस का हो, कोई एग्जाम हो, नेशनल जीके आएगी तो इनमें से आपको कुछ। ठीक है, तो आवाज वगैरह सब क्लियर है ना? चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। देखिए जी, आपके सामने है पहला क्वेश्चन, बताइए जी मुझे। देखिएगा, पढ़िए इसको। हड़प्पा वालों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? किस चीज का ज्ञान नहीं था हड़प्पा संस्कृति वालों को? देखिए जी, इसमें ऑप्शन में दे रखा है कुओं का ज्ञान। कुएं तो मिले हैं, कुएं मोहनजोदड़ो में किसी न किसी घर से मिले हैं हमें। खंभों का ज्ञान, पिल्लर वगैरह भी मिले हैं, पोल। नालियों का ज्ञान, नालियां तो बिल्कुल ढकी हुई होती थी। ठीक है, मेहराब, मेहराब क्या होते हैं? जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मस्जिद के अंदर खिड़की टाइप में होता है, जहां से इसकी दिशा जो है मक्का मदीना की तरफ होती है। ठीक है, तो ये मस्जिद, मेहराब, ऐसे ऐसे शब्द तो उस समय थे ही नहीं, इस्लाम ही नहीं बना था। तो मेहराब जो है वो मुसलमानों के आने के बाद आए हैं भारत में, ये कल्चर इससे पहले नहीं था। तो आंसर होगा डी। बताइए, क्या किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? आ गया सबको समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्लास अब डेली 9 बजे ही रहा करेगी, ये 9 बजे का टाइम हम फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, पहले भी 2 क्लास लगी है 9 बजे, आज का भी यही टाइम है सेम। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए जी। हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई है। हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई है। ऑप्शन में जो दे रखे हैं यहाँ पे, कुणाल, कुणाल से मिला है तांबे का रथ। अब उस समय जब ये खोज हुई थी तब तो ये हिसार के अनुसार होगा, अब ये फतेहाबाद। ठीक है, राखीगढ़ी, हिसार, बनावली, फतेहाबाद, दायमाबाद, महाराष्ट्र। तो कुणाल से मिला है तांबे का रथ। कहां से मिला है? कुणाल से मिला है। चलिए आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, जो लोग लाइव देख रहे हैं भाई, लाइव वालों के लिए एक ही कंसेप्ट है, लाइक जरूर करें। क्या सबने कर दिया? कर दिया सबने? चलिए देखिए, हाँ जूम कर देता हूं मैं। देखिए जी, अगला क्वेश्चन हमारा, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ मुखिया किसे कहा जाता था? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद वैसे तो जैन धर्म दो भागों में बट गया था। जैसे दिगंबर को संभाला भद्रबाहु ने स्थूल भद्र को संभाला, स्थूल भद्र ने संभाला श्वेतांबर को। लेकिन इसमें पूछा गया है कि जैन संघ का मुखिया किसे कहेंगे? सुधर्म। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद यानी कि 527 बीसी के बाद जैन संघ का मुखिया कौन हुआ? सुधर्म हुआ। ये भद्रबाहु, ये स्थूलभद्र तो जाकर के मौर्य काल में आए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सुधर्म इसका आंसर होगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा जी सामने, ये देखिएगा। राजगृह का, राजगृह यानी कि मगध की राजधानी, ध्यान दें। राजकीय चिकित्सक जीवक, जीवक उसका नाम था, राजकीय चिकित्सक था वो, जिसे गणिका का पुत्र भी कहा जाता है। बिल्कुल, गणिका का पुत्र कहा जाता है। उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? यहाँ पे गणिका के पुत्र का नाम नहीं पूछ रखा, गणिका का नाम पूछ रखा है। ठीक है, उसकी माता का नाम सलावती, सलावती। जो जीवक है ये राजगृह यानी कि मगध का बिंबिसार के दरबार में राजकीय चिकित्सक था।
इसके बारे में यह है कि इसको गणिका का पुत्र कहा गया। गणिका इसकी मम्मी को कहा जाता था, मम्मी का नाम था सलावती। सलावती का ये पुत्र था। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन अगर पढ़ोगे एक दो बार तो आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या किसी को? चलिए जी। अच्छा, इसमें आम्रपाली दे रखा है ना, ये भारत के इतिहास की सबसे सुंदर महिला थी, याद रहे। पद्मावती भी फेल थी इसके आगे, तो इसके आगे रानी पद्मिनी भी फेल थी। ये सबसे सुंदर महिला थी भारत के इतिहास की। ठीक है, आगे चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए जी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है पुष्यमित्र सोंग को। ये था सुंग वंश का संस्थापक। सुंग वंश का संस्थापक। अच्छा, एक खास बात और है, इसके समकालीन, इसके दरबार में एक तो पाणिनि हुआ करते थे, पाणिनि, और एक पतंजलि। ये बहुत बार पूछा गया है। पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र सोंग। पाणिनि किसके समकालीन थे? पाणिनि पुष्यमित्र सोंग। पाणिनि ने लिखा है संस्कृत की वो बुक है जो, क्या नाम है, संस्कृत व्याकरण की जो बुक है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य। इसके अलावा योग दर्शन, योग दर्शन जो षड दर्शन में एक दर्शन है, योग दर्शन, यह पतंजलि के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आंसर आएगा पुष्यमित्र सोंग। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फटाफट यार, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं शेयर कर दो, फटाफट शेयर करते रहिए फटाफट। देखते हैं, लाइक कर दिया सबने? चलिए जी, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए जी आपके सामने, मेडिवल का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। दीवान ए मुस्तक राज जिसने स्थापित किया? दीवान ए मुस्तक राज है ना, एक तरीके का वित्त विभाग हुआ करता था उस जमाने का। दीवान ए मुस्तक राज वित्त विभाग था। ये एक वित्त विभाग हुआ करता था उस जमाने का, और ये शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। बलबन के समय में भी विभाग थे, दीवान ए विरासत, ये भी एक वित्त विभाग था, और दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, ये एक सैन्य विभाग था। जब बलबन के समय में अटैक हुए थे ना मंगोल, तो मंगोलों से निपटने के लिए इसने वित्त विभाग से अलग कर दिया था दीवान ए अर्ज को। ठीक है, रजिया इल्तुतमिश की बेटी है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक है। ठीक है, तो ये होगा जी दीवान ए मुस्तक राज, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया एक विभाग। पेपर में यह भी पूछा जाएगा विभाग कैसा था, ये एक वित्त विभाग था। आ रहा है सबको समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? तो चलिए फिर इसी बात पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपना दूत बना करके लंदन भेजा था? राजा राम मोहन राय 1806 से 1837 के बीच अकबर द्वितीय के दरबार में थे, अकबर द्वितीय के समकालीन थे। इन्होंने राजा राम मोहन राय को भेजा था लंदन में, और राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा के जो रोल हैं, आत्मीय सभा, 1828 में 1828 में ब्रह्म समाज, और 1829 में सती प्रथा का अंत। ये सारे काम राजा राम मोहन राय के। अच्छा, क्या बता सकते हैं सती प्रथा के अंत में राजा राम मोहन राय का साथ किस अंग्रेज ने दिया था? देखता हूं, कमेंट करके बताइए फटाफट। देखते हैं कि किस किस को आता है ये। राजा राम मोहन राय का साथ किस अंग्रेज ने दिया था उस समय? बताइए फटाफट। वेरी गुड, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहुत बढ़िया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए जी,
आगे देखिए, आलमगीर द्वितीय जिसके समय में प्लासी की लड़ाई हुई थी, शाह आलम द्वितीय जिसके समय में, देखिए इसके समय में 1757 बैटल ऑफ प्लासी, यहाँ पर 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई और 1764 बक्सर की लड़ाई। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट, सॉरी सम्राट नहीं बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। चलिए आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका। चलिए जी आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर आप लोग खुद बताने की कोशिश करें। भूमि लगान के एकत्रितकरण में दिए जाने वाले ठेके का नाम क्या था? जब भूमि से लगान इकट्ठा किया जाता था, उसके लिए ठेका दिया जाता था, उसको क्या बोलते थे? बताना, देखते हैं कौन बोलेगा, बताएगा। जप्ती, ठेका, या फिर क्या बोलते थे उस समय उसको? बताइए क्या कहा जाता था? वेरी गुड, इजारा। एक प्रथा भी होती थी ना, इजारेदारी। इजारेदारी स्थायी बंदोबस्त से पहले यही चल रहा था मुगलों के टाइम पे, इजारेदारी। ठीक है, इजारा उस ठेके को बोलते थे, ठेके पे वसूला जाता था टैक्स, ठेका लो टैक्स वसूल के लाओ। बाद में परमानेंट सेटलमेंट कर दिया, क्योंकि इजारेदारी की व्यवस्था का कोई रूटीन नहीं था। कभी 1 साल के लिए ठेके पे देते थे, कभी 5 साल के लिए। 5 साल के लिए ठेके पे दिया तो भी दिक्कत हुई, 1 साल के लिए दिया तो भी दिक्कत हुई। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट, क्या आएगा इसका आंसर? वैज्ञानिक समाज की स्थापना यानी कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1846 में किसने की थी? सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस तो वही है जिसने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया था, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान ने 1846 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। वैज्ञानिक समाज कहें या फिर साइंटिफिक सोसाइटी, एक ही बात है जी। ठीक है, हो गया क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। साइंटिफिक सोसाइटी, अच्छा ये मैंने लिख दिया, 1 मिनट, ये मैंने 46 गलत लिख दिया, 64। ठीक है, सॉरी, 1864 कर लेना भाई इसको। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में सफेद विद्रोह हुआ था? सफेद विद्रोह किसके समय में हुआ था? सुनिए मेरी बात, सफेद विद्रोह 1883 में एक वायसराय ने इल्बर्ट बिल पास कर दिया। इल्बर्ट बिल पास कर दिया। इल्बर्ट बिल का मतलब यह था कि अब अगर कोई अंग्रेज और भारतीय का कोई मामला है तो ऐसे केस भारतीय जज के पास भी जा सकेंगे, भारतीय जज के पास भी जा सकेंगे। तो अंग्रेजों को दिक्कत हो गई, भारतीय जज तो हमें फंसा के खड़ा कर देंगे। अंग्रेजों ने इकट्ठे होकर के, कुछ अंग्रेजी व्यापारी, बड़े बड़े मालिक, उन्होंने जाकर के एक एंग्लो इंडियन यूनियन, एंग्लो इंडियन यूनियन के नाम से एक संगठन बनाया और रिपन के घर पहुंच गए और विद्रोह शुरू कर। इसीलिए इसको, क्योंकि अंग्रेजों का विद्रोह था, इसको श्वेत विद्रोह कहा गया। इस विद्रोह को जब स्टार्ट किया गया तो रिपन को झुकना पड़ा और रिपन ने इसमें चेंज कर दिया कि अगर भारतीय जज से भी वो अंग्रेज सेटिस्फाई नहीं है ना तो जूरी की मांग कर सकता है, जूरी की मांग कर सकता है जी। ठीक है, तो ये काम हुआ था 1880 से 84 के बीच रहे लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था ये। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के समय में 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, होर्डिंग के समय में राजधानी दिल्ली, 1911 राजधानी दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली। कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये सब आपको पता ही है। ठीक है चीजें, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लें फटाफट, और यार शेयर कर दो, संख्या बहुत कम है भाई आप लोगों की, बताओ ये कोई संख्या है? शेयर कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बहुत बढ़िया, चलेंगे आगे हम। चलिए फिर
आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? पहली बात तो कि किसे कहा जाता है, अकेले बाल गंगाधर तिलक को नहीं, दयानंद सरस्वती को भी कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक व दयानंद सरस्वती को। इनको इंडियन अनरेस्ट नाम से एक किताब लिखी थी वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा कि भारत में अशांति फैलाई। एक्चुअल में अशांति तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फैलाई थी, अंग्रेजों के लिए फैलाई थी, अंग्रेजों के लिए थी वो अशांति। अंग्रेजों का दिमाग खराब हुआ था, अंग्रेज परेशान हुए थे, भारतीयों के लिए सही था, इसीलिए अंग्रेजों ने इनको कहा था ये। ठीक है, ये विसेंट स्मिथ है ना, वी ए स्मिथ, ये वही आदमी है जिसने समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, अच्छा इसने बुक लिखी थी इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट में वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती दोनों को भारतीय अशांति का पिता कहा गया है, भारतीय अशांति का जनक कहा गया है, या असंतोष का जनक कहा गया है। समझ में आ रहा है ना ये क्वेश्चन? चलिए जी आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, ये तो सेम है, अशांति का जनक ने कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व, सुभाष चंद्र बोस से पहले आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी का कमांडर कौन था? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह 1942 में इन्होंने ये टोक्यो में स्थापित कर ली थी, टोक्यो में स्थापित कर ली थी, लेकिन बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आते हैं 1943 में सिंगापुर में इसका पुनर्गठन करते हैं। तो पहले थे कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह इसके कमांडर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पहले। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए जी, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला देशी शासक कौन था? सहायक संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस 1798 में स्टार्ट हुई थी, और स्टार्ट की थी लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली। क्या है सहायक संधि? सहायक संधि का मतलब है राजाओं को ऑफर दो, आपके पास सेना कमजोर पड़ रही तो सेना हमसे ले लो, आपकी खुद की सेना होगी नहीं, और सेना का वेतन आप दोगे, तो हम तुम्हें सेना किराए पे देंगे, हमारा एक रेजिडेंट तुम्हारे दरबार में रहेगा परमानेंट, और धीरे धीरे वो कंपनी इंटरफेयर करना शुरू कर देगी। राजा कहेगा तुम दिक्कत दे रहे हो, तुम चले जाओ, तो सेना हटाएगी नहीं कंपनी, और राज्य पे कब्जा कर लेगी। तो ये सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम, वेरी गुड, सबने बता ही दिया इसका तो ऑलमोस्ट। हैदराबाद के निज़ाम सबसे पहले 1798 में इसको स्वीकार करने वाले, सबसे पहले स्वीकार किया था। ठीक है, सहायक संधि को। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अगर मैं बात करूं तो सहायक संधि का फर्स्ट टाइम पहली बार किसने इस्तेमाल किया था? वैसे तो भारत में इसने लागू की थी, लेकिन इससे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले इसको प्रोड्यूस कर चुके हैं। डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले इसको पहली बार, फर्स्ट टाइम ये ऑफर भारतीयों को दे चुके थे, लेकिन इन्होंने इतनी तबाही नहीं मचाई इतनी कंपनी ने। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर। ठीक है, कोई दिक्कत आ गया सबको समझ में? चलिए जी आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए जी, निम्न में से कौन सा स्थान कम बादल वाला है? कौन सा स्थान कम बादल वाला है? देखिएगा जी, कौन सा स्थान कम बादल वाला है, आपको बताना है इसका आंसर। देखते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कौन बताएगा इनमें से? कम स्थान वो बादल घेरेंगे जो कि वर्षा वाले होंगे, वर्षा वाले बादल
कम स्थान घेरने वाले होते हैं, तो इसका मतलब इनमें से है वर्षीले, पर्तीले, वर्षास्त्री मेघ। ये मतलब कौन से बादलों को कम स्थान घेरने वाला कहा जाए? ठीक है, ये होगा जी वर्षीले बादल। वर्षा वाले हैं, कम स्थान घेरेंगे, पानी ज्यादा रखेंगे। ठीक है, ज्यादा फैलेंगे नहीं, कम फैलेंगे ये लोग। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, अभी क्वेश्चन हम सेट कर लेते हैं, 1 मिनट आप लोग। 15 तक हो गए हैं हमारे क्वेश्चन, उसके बाद देखिए, तब तक शेयर कर दो भाई, तब तक मैं इनको इंपोर्ट कर रहा हूँ, शेयर कर दो, लाइक कर दो फटाफट, फ्री नहीं बैठना। चलिए जी, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सूर्य की सबसे धीरे परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है? सुनिए मेरी बात, इसमें 3 दे रखे हैं, ये तो ग्रह है ही नहीं, अब बच गए 2। इन 2 में से बृहस्पति आएगा क्योंकि दूर है ये। देखिए, सूर्य के बाद सबसे पहले मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, बीच में गैप आ गया, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। वैसे तो सबसे धीरे से तो वो करेगा, ठीक है, तो लेकिन यहां पे ऑप्शन में केवल आपको बताना है मंगल और बृहस्पति में से, मंगल बृहस्पति में से बृहस्पति ज्यादा समय लगाएगा ना, तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर सबसे धीरे समय मिलेगा, तो इसका आंसर आएगा बृहस्पति। प्लूटो ग्रह पूछ रखा है, अगर ग्रह ना पूछ रखा होता, आकाशीय पिंड होता, तो प्लूटो इसका आंसर आता, प्लूटो सबसे दूर है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या बताइए फटाफट, ये बात समझ में आ गई ना? बृहस्पति जो कि लगभग, देखो ये लगभग 88 दिन, लगभग 225 दिन, ये 365 दिन, इसका 687 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है, यानी इसकी एक साल 687 दिन की होती है। लेकिन जुपिटर को 12 साल लगते हैं, जुपिटर को 12 साल, और जो प्लूटो है ना, ये 165 साल में घूमता है, लेकिन ग्रह तो नहीं है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका फटाफट, फिर देखते हैं आगे। यार लाइक कम है अभी, तो लाइक कम है, लाइक करो ज्यादा से ज्यादा, और आप लोगों की संख्या भी बहुत कम है अभी, तो संख्या कम है आप लोगों की, बताइए। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा जी, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है, बताइए फटाफट। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को। बताएंगे? आइसोबार, ये तो समान दाब वाले एरिया को, आइसो हाइट वर्षा वाले एरिया को, थर्म ताप वाले, समान ताप वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाएं, आइसो लाइन ये लवण, समान लवणता वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली। तो इसमें क्या पूछा है? समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली, तो आइसो हाइट इसका आंसर होगा। आइसो हाइट, बहुत सारे बच्चे आइसो बार बता रहे होंगे, लेकिन आंसर क्या होगा? आइसो हाइट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए जी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष, देखिए एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, पृथ्वी चंद्रमा के बीच की दूरी, सूर्य तथा किसी ग्रह के बीच की, नहीं जी, प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश एक साल में कितनी दूरी तय करता है। देखिए इसको निकालते कैसे हैं, प्रकाश वर्ष है यूनिट का नाम,
ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार चीज है ये, ध्यान से सुनना। देखिए जी भाई, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग जो डिस्टेंस है ना, वो 15 करोड़ किलोमीटर है। ध्यान से सुनना, लगभग है ये 15 करोड़ किलोमीटर। मैं आपको बताऊंगा प्रकाश वर्ष क्या होता है कंप्लीट। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगाता है? 8 मिनट 16 सेकंड। सोचिए, 8 मिनट में 15 करोड़ की दूरी तय कर लेता है। इसका मतलब स्पीड क्या रही होगी? भयानक। यानी कि लगभग इसकी स्पीड जो होगी सूर्य के प्रकाश की 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में यानी पलक झपकते ही 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। समझ में आ गई बात? हमें सूर्य की स्पीड पता लग गई, स्पीड मालूम हो गई। अब आ जाओ यूनिट पे। यूनिट का नाम क्या है? प्रकाश वर्ष। सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। 1 साल तक अगर चलता रहे तो वो कितना? 1 सेकंड तक छोड़ा उसको यहां से, सनलाइट 1 सेकंड तक छोड़ी, 3 लाख किलोमीटर तय कर गया। अगर 1 साल तक वो चलता रहे तो 1 साल के हम सेकंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम? भाई टोटल 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, घंटे होते हैं 24 और दिन होते हैं 365। 1 साल के सेकंड निकल जाएंगे ना? कैसे निकलेंगे? देख लीजिए, 3 करोड़ 15 लाख 36 हजार सेकेंड। 1 साल में कितने सेकंड होते हैं? 3 करोड़ 15 लाख 36 हजार। 3 करोड़ 15 लाख 36 हजार 1 साल के अंदर सेकंड होते हैं। सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में इतना जाता है, इतने सेकंड दौड़ा दो, यानी कि इसको 3 करोड़ 15 लाख 36 हजार को 3 लाख से गुणा कर दो, तब आएगा एक प्रकाश वर्ष। इतनी भयानक गुणा कर सकते हो, कैलकुलेटर भी नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। 946080000000, इतने यूनिट है, इतने किलोमीटर बराबर 1 लाइट ईयर होगा। आप सोच सकते हैं ये होता है प्रकाश वर्ष। इससे भी बड़ी एक यूनिट होती है पारसेक। 3.26 लाइट ईयर बराबर 1 पारसेक। सोच लीजिए आप लोग। देखिए, सूर्य का प्रकाश 15 करोड़ किलोमीटर जाने के लिए 8 सेकंड लगाता है, यानी कि स्पीड होगी 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहे हैं। अगर उसको 1 साल तक जाना हो, क्योंकि प्रकाश वर्ष यूनिट का नाम है 1 साल तक अगर जाना हो, तो 1 साल के सेकंड निकाल लो। कैसे निकालेंगे? पहले निकाल लो 1 घंटे के सेकंड 3600, फिर निकालो 1 दिन के, फिर निकालो 365 के। 1 साल के आगे 3 करोड़ 15 लाख 36 हजार। इसको गुणा कर दो 3 लाख से, तो आई वैल्यू 946080000000। सोच के देखो, निकाल के देखो इसको, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। आंसर आएगा प्रकाश वर्ष, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। समझ में आ गई बात? आ रहा है मजा? चलिए जी, मुझे भी आ रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा जी, देशांतरित दूरी 1 घंटे में 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। सुनिए मेरी बात, कैसे होती है? जो देशांतर रेखाएं होती है ना, देशांतर रेखाएं होती है जो, उनकी संख्या है टोटल 360। अब 360 देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है? पृथ्वी अगर घूम रही है अपनी अक्ष पे, मान लो यहां पे सूर्य है, ये हो गई जी सनलाइट। अगर पृथ्वी की ये घूम रही है, यानी कि 1 डिग्री से स्टार्ट होकर पूरी 360 डिग्री घूमेगी, तो यानी कि पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लेगी। पृथ्वी का ये एक चक्कर 24 घंटे में पूरा होता है। तो बटे 24 घंटे में पूरा होता है। कितना बच गया? 15, ठीक है? यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री तक घूम पाती है। 1 घंटे में 15 डिग्री तक घूम पाती है। यही तो निकालना था हमें, यही तो निकालना था, ठीक है? क्या पूछा है? पूछा क्या है? कितने डिग्री के बराबर होगा 1 घंटे का समय? 1 घंटे का समय 15 डिग्री के बराबर, ठीक है? हो गया। अगर हम प्रॉपर इसको बात करें मिनट के हिसाब से, तो 15 बटे में 60, 1 घंटे में 60 मिनट होती है,
तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के। अगर डिग्री पूछ रखी हो तो 4 मिनट में, यानी कि पृथ्वी अपनी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगाती है, या सूर्य का प्रकाश इस डिग्री से उस डिग्री तक जाने में 4 मिनट का समय लगाता है, पूरी पृथ्वी को घूमने में 24 घंटे लगा देगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पे आएगा 15 डिग्री, क्योंकि 1 घंटा पूछा है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? चलिए, तो इसी बात पे लाइक तो बनता है ना, शेयर भी कर दो फटाफट। और फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन होगा जी, ये रहा क्वेश्चन, ये भी फुल है जी। देखिए, वेंगुएला, वेंगुएला जलधारा कौन सी जलधारा है? देखिए मेरी बात सुनिए, जो जलधाराएं, थोड़ा सा इस पे बना लेते हैं पृथ्वी को, जो जलधाराएं, जो जलधाराएं भूमध्य रेखा की तरफ जा रही हैं, यानी या तो वो उत्तरी ध्रुव से आ रही है या नीचे से आ रही हैं, तो वो होंगी ठंडी। जो नीचे की तरफ जा रही है वो होंगी ठंडी। और जो भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जा रही, भूमध्य रेखा पे तो गर्मी है, तो वो जो ऊपर की तरफ जा रही है वो होंगी गर्म। या फिर भूमध्य रेखा से नीचे ध्रुवों की तरफ जा रही है, जो ऊपर या नीचे से भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है वो ठंडी होंगी, ठंड लेकर के आएंगे। और जो नीचे से ऊपर या नीचे की तरफ जा रही है वो गर्म होंगी। अब पूछ रखा है वेंगुएला, वेंगुएला के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कहां की जलधाराएं हैं। आप लोगों को पता होगा कि अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच गुजरती है ये रेखा, अफ्रीका के बीचों बीच गुजरती है भूमध्य रेखा। तो ये अफ्रीका के, देखो यहां है एटलांटिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन के साउथ में, और अफ्रीका के दक्षिणी के एरिया से, दक्षिणी तट से ये रेखाएं ऊपर की तरफ जाती है धाराएं, अटलांटिक महासागर में या फिर दक्षिण अटलांटिक में, दक्षिण अटलांटिक में, और अफ्रीका के दक्षिणी तट से उत्तर की तरफ। अब वैसे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उत्तर की तरफ जा रही है देखिए, लेकिन भूमध्य रेखा की तरफ जा रही है, यहां से ऊपर की तरफ जा रही है। ये रेखाएं, ये जलधाराएं अटलांटिक ओशियन के साउथ में और अफ्रीका के साउथ तट से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब जा तो भूमध्य रेखा की तरफ रही है, तो ठंडी महासागरीय जलधारा, ठंडी महासागरीय जल। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, ठंडी महाधाराएं होंगी, महासागरीय धाराएं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये देखिए, आभ्यंतरित प्रकार का भूमध्य सागरीय मौसम पाया जाता है। भूमध्य सागरीय मौसम पाया जाता है जी कैलिफोर्निया में। कहां पाया जाता है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में पाया जाता है ये भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय हम किसको बोलेंगे? जो कि 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तर या साउथ तक होगा। ये तो जीरो हो गया, तो यहां से 30 डिग्री से 45 सागरीय, और यहां, ठीक है, तो ये मौसम पाया जाता है कैलिफोर्निया। कमेंट करके बताओ कैलिफोर्निया कहां पर है, कमेंट करके बताएंगे कैलिफोर्निया कहां पर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप कमेंट कीजिए इसका। देखिए जी, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले शंकुधारी वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के मौसम में ये वन पाए जाते हैं? ये मध्य सागरीय या फिर साइबेरियन गर्म मरुस्थल या फिर सवाना? बताइए जी, किस प्रकार के मौसम में शंकुधारी वन पाए जाते हैं? शंकुधारी वन आमतौर पे 0 डिग्री से उत्तर में, 60 से 75 डिग्री के एरिया में, साउथ में भी 60 से 75 डिग्री के एरिया में
तो इस भाग में पाए जाते हैं, और इस भाग में जो देश है या जो जगह है वो है साइबेरिया। साइबेरिया है उधर, ठीक है। तो साइबेरिया एरिया में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये सारे टॉपिक करवाए जाएंगे जब थ्योरी करवाने का समय होगा हमारे पास, ठीक है। देखिए जी आगे, अगला क्वेश्चन आगे पूछ रखा है, एक खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल इकाई के बीच की औसत दूरी है। देखिए जी, एस्ट्रोनॉमिकल, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। इस बात को ध्यान से समझना आप लोग, ये जो सर्कल है ना, इसको ध्यान से समझना आप लोग। ये हम बीच में बना लिए हैं सूर्य, सन। यहां हम बना लेते हैं अर्थ। देखिएगा जी, ध्यान से सुनिएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग तो है, वैसे तो एवरेज तो है 15 करोड़, लेकिन क्या ये परमानेंट रहेगी? नहीं जी। पृथ्वी एक बार सूर्य के बहुत पास आती है, एक बार बहुत दूर जाती है। जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है, जब पृथ्वी सूर्य के बहुत पास होती है, तब ये दूरी हो जाती है 14.71 करोड़। 14.71 करोड़। जब सूर्य से दूर होती है बिल्कुल, तब 15.21 करोड़। वैसे तो होती है 15 करोड़, लेकिन एक बार बहुत पास होती है और एक बार बहुत दूर होती है। जब पास होती है तो 14 पॉइंट यानी 15 से घट गई 14.71। जब दूर होती है तो 15 से बढ़ गई 15.21। ये सिचुएशन होती है एक दिन जनवरी में, 3 जनवरी। और ये सिचुएशन होती है 4 जुलाई, ठीक है। ये सिचुएशन होती है 4 जुलाई को, ये जुलाई में, ये जनवरी में। इस सिचुएशन को कहा जाता है उपसौर, उपसौर। और इस सिचुएशन को कहा जाता है अपसौर। बताइए, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या किसी को? बताएं जी। आ गया समझ में? 3 जनवरी 4 जुलाई, ठीक है। वैसे एवरेज होती है ये 15 करोड़, और उसी को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, किसके कारण? उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहते हैं भारत को? क्योंकि इसके अक्षांश ही डिपेंड करते हैं। देखिए, 0 डिग्री से 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण, ये एरिया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद 23.5 से ऊपर 66.5 तक और नीचे 66.5 तक, ये है शीतोष्ण। और ऊपर 66.5 से है 90 डिग्री तक का, और नीचे भी 66.5 से होगा शीत कटिबंधीय। तो ये सब हुआ किसके कारण? अक्षांश के कारण। तो ये अक्षांशीय विस्तार के कारण कहलाता है उष्णकटिबंधीय देश, क्योंकि इसके अक्षांशों के हिसाब से ही इसको हम यहां पे मानेंगे उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय, ठीक है। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और कोल्ड, ठीक है। मतलब ये सारा खेल है सिर्फ अक्षांशों का, अक्षांशों के कारण इसे माना जाता है एक उष्णकटिबंधीय देश, एक ट्रॉपिकल कंट्री। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है जी, पश्चिमी घाट क्या है? क्या पर्वत है, क्या पठारों के कगार है, या पठार है, या पहाड़ियां? सुनिए मेरी बात, साउथ इंडिया के अगर इन दोनों भागों की बात कर ले, ये पश्चिमी तट जिसको कोंकण या मालाबार कहा जाता है, पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट। देखिए जी, यहां
तो विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, और यहां है पठार, पठारों का भाग। ठीक है, यहां पर आप कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला भी है, यहाँ पे पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला। तो प्रॉपर ना तो इस पे पर्वत है पश्चिमी घाट के ऊपर, ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि ये बिल्कुल इधर हो गए। पठारों के कगार, हाँ, पठारों के जितने भी कगार है ना इधर, ये पठार भी किस तरीके से हैं, इस तरीके से बने हुए हैं कि पश्चिमी घाट की तरफ ऊंचे हैं और वहां पर ढलान इनकी नीचे होती जाएगी। इसीलिए एक दो नदी को छोड़ के बाकी सारी नदियां उधर क्यों बहती हैं, क्योंकि ये भाग इधर से ऊंचा है और उधर से नीचे। तो पठारों के कगार है इस एरिया में, इसीलिए पठारों के कगार, पश्चिमी घाट जो है पठारों के कगार पे बना हुआ है, पूरा का पूरा पठारों की कगार पे बना हुआ है। पश्चिमी घाट में पर्वत श्रृंखलाएं तो है, लेकिन यहाँ पे दर्रे भी हैं, इसमें गैप भी है। ठीक है, तो प्रॉपर पठार भी नहीं, पठारों के कगार। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, ये देखिए जी क्वेश्चन, चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन घटना, ठीक है, कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? इसका आंसर देखते हैं जी, कौन बताएगा? इसमें जो ऑप्शन ए दे रखा है सप्लैश, इसका क्या मतलब होता है? सप्लैश का मतलब होता है जब हल्की बूंदाबांदी हो ना, हल्की बूंदाबांदी, उसकी वजह से जो अपर्दन होता है। रील, ज्यादा वर्षा के कारण, और ये भी तेज वर्षा के कारण। लेकिन ये गली जो है ना, ये वर्षा के कारण जो नालियां बनती है ना, नालियां, उनके कारण, उनके कारण जो अपर्दन होता है, धीरे धीरे जो नालियां बनती जाती है उनके कारण, गलियां नालियां एक ही बात है, तो नालियों के कारण जो है चंबल घाटी का निर्माण हुआ है कि ज्यादा या कम वर्षा। चंबल घाटी का निर्माण हुआ है गलीय अपर्दन के कारण। गलीय अपर्दन मतलब नालियों का अपर्दन, नालियां बनती गई धीरे धीरे, ठीक है, सिकुड़ती गई और नालियां बनती गई, नालियों का निर्माण हुआ, चंबल घाटी बनी। चलिए आगे, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना ये जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के ऊपर है, झेलम नदी के ऊपर बनाई गई एक परियोजना, तुलबुल परियोजना, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बनाई गई है एक योजना, ये झेलम नदी के ऊपर है और वुलर झील के मुहाने पर भी है ये। ठीक है, चलिए आगे, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी वहां पाई जाती है जहां पे 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है। अब 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा जो इंडिया में कहां होगी, 200 सेंटीमीटर की वर्षा इसके अनुसार बघेलखंड बुंदेलखंड में नहीं होती, कोरोमंडल तट पे बिल्कुल जाते हुए वर्षा होती है। मालाबार तटीय क्षेत्र, मालाबार तटीय क्षेत्र हम किसको बोलते हैं? मालाबार तटीय क्षेत्र हम इसको, केरल, कर्नाटक, इसका जो एरिया मालाबार, तो यहां पर पाई जाती है लेटराइट मिट्टी, मालाबार एरिया में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, मालाबार तटीय। ठीक है, इस भाग को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल, इसको कोंकण, ये मालाबार, इसको उत्तरी सरकार। चलिए आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये कर लिया ना यार, शेयर कर दो फटाफट यार, देखो क्लास लंबी चल रही है, और लाइक भी कर दो आप लोग फटाफट। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जी अगला क्वेश्चन है, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मेरी बात सुनिए, उस राज्य को भारत की, भारत का सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है, या उसको
देश की सोया राजधानी भी कहा जाता है, देश की सोया राजधानी भी को कहा जाता है, और वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादक राज्य है, सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है सोयाबीन का, सोयाबीन सबसे ज्यादा। अच्छा, सोयाबीन में ही सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इस बात का पता होगा, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए जी आगे चलेंगे अब हम। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, बताइए फटाफट। संख्या कम है यार आप लोगों की, शेयर करते रहे आप लोग, मजा नहीं आ रहा है ऐसे तो। चलिए आगे, आगे देखिए जी अगला क्वेश्चन। कौन सा राज्य बाघ राज्य कहा जाता है, बाघ राज्य भी मध्य प्रदेश ही है, कि मध्य प्रदेश में फिलहाल वर्तमान में, वैसे तो 2010 से ही कहा जाता है इसको, 2010 में 265 प्लस बाघ थे यहां पे, लेकिन वर्तमान में 526 बाघ है यहां पर, बाघ की टाइगर। ठीक है, तो वर्तमान में 526 टाइगर है यहां पर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को कहा जाता है भारत का बाघ राज्य या फिर टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। चलिए आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब तो बहुत कम रह गए जी क्वेश्चन, अभी देखते हैं क्वेश्चन। तब तक आप लोग शेयर कर दो यार, 5-6 क्वेश्चन बचे हैं बस। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। और समझ में आ रहा है क्या सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बताइए। ये क्लास डेली चलेगी भाई, और पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं सारे के सारे। ठीक है, बताइए जी, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। सबरीमाला केरल में स्थित है, सबरीमाला कहां पर है, केरल में स्थित है जी सबरीमाला, केरल में। चलिए आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, सह्याद्री क्षेत्र कहा जाता है पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री, पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, सह्याद्री भी कहा जाता है। हिमाचल बीच में हो गया, शिवालिक ऊपर हो गया हिमालय के साउथ में, और पूर्वी घाट ये हो गया, बाकी महेंद्रगिरी सबसे 101। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान से शुरू होती है और वेस्ट यूपी तक या फिर साउथ दिल्ली तक, साउथ दिल्ली तक जाती है, ये बीच में हरियाणा भी कवर करती है। ठीक है, इसको बोलेंगे अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, 1722 माउंट आबू में जो, ठीक है 1722 मीटर। नीलगिरी पर्वत, पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों को जोड़ने वाले, दोनों को जोड़ने वाले नीलगिरी पर्वत कहलाएंगे। हिमाचल पर्वत अरावली के बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, यहां से गुजरात से शुरू होकर आगे चलेंगे वेस्ट यूपी तक, और इसके अलावा हिमालय, हिमालय ये गुरु शिखर इसकी अरावली की सबसे ऊंची है, और अरावली पर्वत श्रृंखला ही दुनिया की ही सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सबसे नई किसको कहेंगे, हिमालय को। ठीक है, सबसे नई हिमालय। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यार शेयर कर दो फटाफट, बस अब तो क्वेश्चन समाप्त होने वाले हैं। देखिएगा जी, सबसे बढ़िया कोखकारी कोयला प्राप्त किया जाता है, ये झारखंड में मिलता है। कहां मिलता है, झारखंड में, और इनमें से कौन सा ऑप्शन है झारखंड का, झरिया, झरिया झारखंड से मिलता है, झरिया। ठीक है, झरिया झारखंड से मिलता है सबसे बढ़िया कोयला। तो दिक्कत किसी को, चलिए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा जी हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन,
सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ये तो आप लोग बता ही देंगे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, आप लोगों को बताना है। गुजरात में, मैं इतना हिंट दे देता हूं, गुजरात में है, नर्मदा नदी के। ताप्ती और नर्मदा दोनों ऐसी नदी जो भ्रंश घाटी से, कृष्णा और गोदावरी दोनों, ठीक है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की 1465। कृष्णा जहां से बताया जाता है कि ये पाए जाते हैं, कृष्णा, कृष्णा की ही सहायक नदी है तुंगभद्रा, जिसके किनारे विजयनगर साम्राज्य सा हुआ। भाई ये थे आज के आप लोगों के क्वेश्चन, लगभग 36 क्वेश्चन, ठीक है। 36 क्वेश्चन। वैसे तो आपके पेपर में 27 के लगभग आते हैं ना, तो इसीलिए मैं एवरेज लेकर के चलता हूं, 30 के लगभग क्वेश्चन करवाऊं, कि आपको लगे कि सीईटी का एक पेपर सोल्व है हमारा, वो भी सिर्फ नेशनल जीके का, ठीक है, सिर्फ नेशनल जीके का। तो भाई ये क्लास डेली चलती रहेगी, आप लोग इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, और अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ठीक है भाई, लाइक जरूर कर दें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द।